चैनल। आज हम बात करते हैं क्लास +1 की फर्स्ट चैप्टर की। हमने प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके थे आपके जितने भी थ्री लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। ये हम कर चुके थे 3 लॉज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसके अंदर होता क्या है, ये पहले समझने से पहले हम इसको एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको लाइन टू लाइन समझाते हैं। जैसे कि आपके 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। आप जब आपका ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है रिएक्ट करते हैं आपस में, तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और जब हाइड्रोजन और सल्फर आपका रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन और सल्फर जब रिएक्ट करते, ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आपका हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे आपका जो हाइड्रोजन का और जो सल्फर का मास रेशियो होगा वो होगा, हाइड्रोजन का मास होता है 1 तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, और इसी तरीके सल्फर का मास होता है 32। तो ये आपका रेशियो होगा हाइड्रोजन का और यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा 1:16 हो जाता है। तो इसी तरीके से जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सल्फर का कितना होता है 32 और आपका ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32। तो ये आपका रेशियो हो गया है यहाँ पे 1:1 सल्फर और ऑक्सीजन का। तो अब यहाँ पे क्या कहता है ये कि जब आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स्ड मास से कंबाइन होते हैं, यहाँ पे देखो डिफरेंट एलिमेंट क्या हो गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है और एक फिक्स्ड मास, सल्फर का मास यहाँ पे फिक्स्ड है, रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे उस टाइम पे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर का अगर मैं रेशियो निकालती हूँ, यहाँ पे सल्फर हमारा फिक्स्ड है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा यहाँ पे क्या होगा 1:16। तो इसी तरीके से जब और हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें देखो जब यहाँ पे ये वाली चीज़ ने रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन ने, दो डिफरेंट एलिमेंट्स ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, दो डिफरेंट एलिमेंट ने विद सर्टेन मास, एक फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से जब रिएक्ट किया है तो उस टाइम पे हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया है वो आया है आपका 1:16 आया है। तो अब क्या कहते हैं कि जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, उस टाइम पे भी उसका मास या तो सेम होगा या मल्टीपल, किसी उसका मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना हो गया, हाइड्रोजन का मास 1 के लिए 1, 2 के लिए तो यहाँ पे 2:16 हो जाता है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो गया 1:8। तो इस तरीके से जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर और इसमें से वाटर का रेशियो कितना निकाला था 1:16 निकाला था, तो ये क्या हो गया है 1:8 हो गया है और ये 1:16। तो ये आपका एक मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया है। तो इस तरीके से इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो गए यहाँ पे, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, when two different elements reacts with a constant mass of a third element, constant mass आपका सल्फर हो गया है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो सल्फर का हमने मास यहाँ कांस्टेंट लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया है आपका 1:16। तो इसी तरीके से जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में इन्होंने अब आपस में रिएक्ट करा, तो उस टाइम पे भी जो उनका रेशियो होगा या तो वो सेम होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। तो यही हमारा लॉ कहता है। अब इसको हम बाय वर्ड समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंबाइन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, मतलब जिसका मास फिक्स होगा, विल बी सिमिलर, या तो वो सिमिलर होगा या इक्वल टू दोज लीडर्स इन द क्वांटिटी इन विच दोज एलिमेंट रिएक्ट, या उसका एक मल्टीपल होगा। यही हमारा लॉ कहता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे आपका यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का मास 12 होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आपको अच्छे से पता है कि जब हमारा कार्बन
और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हमारी मीथेन गैस बनती है। इसी तरीके से जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं देन वाटर फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट एलिमेंट होंगे। और फिक्स्ड मास किसका लिया हमने यहाँ पे, कार्बन को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो गया, कार्बन का मास 12 हो गया है और हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो है 12:4। तो इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 और 2 का हो गया है 32। तो यहाँ पे रेशियो आया है 12:32। तो इसी तरीके से फिक्स्ड किसका हो गया, कार्बन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया है हमारा, हाइड्रोजन ये 4 हो गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया हमारा 32। तो ये रेशियो 32 है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो या तो 4:32 ही हो या उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ रिएक्ट करेगा तो ये क्या रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो वाटर में क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे हमारा, वाटर में बनता है यहाँ पे 4, एक हो गया 2 और ये हो गया है आपका ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना आया है, इसको भी कर ले, राउंड ऑफ कर देते हैं हम, 2:16। तो ये दोनों का रेशियो यहाँ पे बिल्कुल सेम आता है। तो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे बिल्कुल जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है उसको फॉलो करते हैं। आई रिपीट दिस अगेन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार वीडियो देखो। अब मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमने कंबाइन किए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं विद द डिफरेंट मास, और एक एलिमेंट हमने, थर्ड एलिमेंट कार्बन है, उसको हमने फिक्स कर लिया है, उसका मास हमने फिक्स कर लिया है। कार्बन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते तो मीथेन बना। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 12:4 आया है और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का 12। तो यहाँ पे हमारा फोकस, कार्बन हमारा फिक्स्ड है तो फोकस किसके पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 32 है। तो 4:32 हमारा आया। तो अभी जब ये दो एलिमेंट्स टुगेदर रिएक्ट करें तो भी ये रेशियो सेम होना चाहिए या इसका मल्टीपल होना चाहिए। इसको हम करते 4 1 जा 1 और 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेशियो आता है हमारा, देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हो गया 2:16। तो यहाँ पे कितना है 1:8। तो देखो ये रेशियो हमारा बिल्कुल सेम आया है। तो हमारा जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लॉ, वो यही कहता है जब दो एलिमेंट है विद डिफरेंट मास कंबाइन करते हैं एक थर्ड एलिमेंट के साथ, जो उनका आपस में जो रेशियो होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का वो बिल्कुल सेम होगा जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे या उनका मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। यही हमारा लॉ कहता है। नेक्स्ट है हमारा गे-लुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये बहुत ही आसान है, गे-लुज़ैक्स ने दिया था इसलिए इसका नाम गे-लुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। ये क्या कहता है, जब आपकी गैस है रिएक्ट करती है आपस में, ये और एक रिएक्ट करके एक गैस ही प्रोड्यूस करती हैं, तो उस टाइम पे जो उनका वॉल्यूम्स होगा वो एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। बहुत आसान है। अब इसको एक पहले एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रिएक्ट किया है, 2 हमने मोल ले लिए हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ले लिया है और ये ऑक्सीजन ले लिया, तो इस टाइम पे क्या फॉर्म होगा, 2 और आपका 2H2O। तो इसमें क्या किया, 2 वॉल्यूम इसका हो गया है, इसका 1 वॉल्यूम। तो ये एक 2:1:2 एक सिंपल रेशियो बियर करता है। तो ये लॉ आपका यही कहता है व्हेन ए गैस रिएक्ट्स विद अदर गैस ही होती है, इसमें गैस ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स होते हैं, गैस ही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब आपकी 2 या 2 से ज़्यादा गैस रिएक्ट करती हैं और एक गैस ही प्रोड्यूस करती हैं तो उनका जो वॉल्यूम्स होगा वो एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। बट कंडीशन इज़ दैट कि जो सारी की सारी गैसेस हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर विल बी सेम होना चाहिए। देखो दोबारा पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when a gas is combined or formed in a secretion reaction their volumes are in a simple proportion, all the gases at the same temperature पे होनी चाहिए और आपका सेम ही प्रेशर होना चाहिए। आई बात समझ, when gases react together and produce a other gases their volumes are in a simple proportion में होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है, all gases are at same temperature and pressure।
तो इसी तरीके से जैसे हमारी हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लिया है दैट इज़ H2 और क्लोरीन का एक वॉल्यूम लिया दैट इज़ Cl2, ये आपका फॉर्म होता है 2HCl, ये आपका 2HCl। तो इनका रेशो क्या हो गया है आपका 1:1:2। तो ये आपका एक सिंपल रेशो बियर करता है। इस तरीके से हमारा ये गेल-ज़ेक्स लॉ है। अब चलते हैं मोल कंसेप्ट, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोल के बिना हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री अधूरी है। कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी न्यूमेरिकल हमें निकालना है तो मोल कंसेप्ट का यूज़ होना ही होना होता है। सो मोल कंसेप्ट के बिना हम केमिस्ट्री के बारे में नहीं सोच सकते। दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम चलते हैं आपके मोल कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले हमें पता व्हाट इज़ मोल, मोल क्या होता है। सेकंड, हाउ डू यू फाइंड ए मोल, आप एक मोल को कैसे मिलता है, आपको फाइंड कैसे करते हो। थर्ड वन इज व्हाट इज द मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या है। और फोर्थ वन इज व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द मोल कंसेप्ट, हम ना कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पता करते हैं। लेट्स मूव। अब है मोल, सॉरी फॉर दैट थिंग, आपका मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, बाय मिस्टेक लिखा गया है। अब मोल क्या होता है, मोल सिंपली क्या होता है, जो हमारी एसआई यूनिट में आपने पढ़ा होगा, जो सब्सटेंस होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस की ये यूनिट होती है। इज द मोल इज द यूनिट, मॉल इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि मॉल क्या है, मोल आप बोलोगे मॉल इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोल रिप्रेजेंट ए फिक्स्ड नंबर, मोल आपका फिक्स्ड नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जो कभी नहीं चेंज होता है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब है मोल किस किस से डील करता है, मोल इज कंसर्न विद द मास ऑफ ए सब्सटेंस। मोल में हम क्या देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या है। तो मोल किसके बारे में हम पढ़ते हैं, मोल इज कंसर्न विद द मास ऑफ ए सब्सटेंस, second one is the number of particles and third one is the mole volume of a gas। ये सब हम मोल के से पता करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ए मोल। अब ये डेफिनेशन है मोल की, ये क्या होती है। तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एंड देयर नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये देखो ये क्या कहता है, किस एक मोल है जो सब्सटेंस का, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल है सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का एक में, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जितने आपके कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। I repeat again this, 1 mole of a substance contains as many particles। एक मोल है जो सब्सटेंस का, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने पार्टिकल्स आपके 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप में होते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप में होते हैं। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि जो आपका ये मोल कंसेप्ट है ये एवोगैड्रो ने दिया था। तो ये पार्टिकल्स हैं एक सब्सटेंस के मोल में। आई रिपीट दिस अगेन, एक मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स होते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। उसी को हम आपका मोल बोलते हैं। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब इसकी जो वैल्यू होती है एवोगैड्रो कांस्टेंट की वो होती है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे दोबारा मैंने डेफिनेशन लिखी है, एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए 12 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन 12। तो ये सेम चीज़ होती है, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स इल इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स, वो इक्वल होता है। नेक्स्ट है, अब है कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे मोल के लिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एन रिप्रेजेंट्स है मोल, एन रिप्रेजेंट करता है आपके मोल को।
और W/m। तो W क्या होता है, मास इन ग्राम्स, किसी भी सब्सटेंस का मास कितना है उसको हम ग्राम्स में लेते हैं। m इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर हम एटम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे वो एटॉमिक मास है। अगर हम कोई मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं देन वी कॉल इट ए मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, n इज इक्वल टू W/m। N represents mole, W represents mass in gram of any substance, and M atomic mass for an atom, and molecular mass or molar mass for an molecule। अब चलते हम नेक्स्ट की तरफ। तो अब सेकेंड फॉर्मूला है जो हमारा N इज इक्वल टू N/Na। N क्या होता है हमारा, एन है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी मतलब जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये ऑल्स आर द पार्टिकल्स। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस हैं, या मतलब अगर कुल मिला के बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं तो एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एन रिप्रेजेंट्स द एवोगैड्रो नंबर, दैट्स वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब दीज थ्री फॉर्मूलाज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो क्या करेंगे, वेट ऑफ ए सब्सटेंस या फिर मतलब बोल सकते हैं मास ऑफ ए सब्सटेंस कितना है डिवाइडेड बाय देयर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अगर इसी तरीके से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने, तो अभी मैंने बोला एटम के लिए क्या यूज़ करेंगे, एटॉमिक मास, उसका वेट कितना है या फिर मास कितना सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो इस तरीके से थर्ड वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अब किसी भी गैसेस के अंदर मोल्स कितने हैं उसको हम कैसे लेते हैं, वॉल्यूम इन द लीटर। वॉल्यूम लेंगे लीटर एट एसटीपी। एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर हमारा और जो प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम इन द लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब देखो 1 मोल इज इक्वल टू, अभी बोला हमने एक मोल्स में हमारे पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स। अगर मैं देखूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स भी ऑलवेज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। एंड 1 मोल एटम में एटम्स कितने होते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। तो इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि एक मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, और एक मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। और एक मोल एटम में एटम्स कितने होते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमने जो आपका देखा था कि किसी भी मोल है, वॉल्यूम है गैस का, उसका कैसे निकालते हैं, किसी गैस के एनटीपी और एसटीपी पर एक मोल द्वारा घेरा गया आइटम है, कवर्ड किया गया वॉल्यूम है, वो 22.4 लीटर होता है। ये कैसे होता है, अब इस चीज़ को समझो। जैसे अभी हमने बोला है आपका n इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो किसी भी एक मोल, अगर मैं इसको एक मोल कंसीडर करती हूँ तो ये किसके ऊपर हो गया, V इज इक्वल टू 22.4। तो ये क्या हो गया कि किसी भी गैस के एनटीपी और एसटीपी पर एक मोल हो गया। तो अगर घेरा गया वॉल्यूम या आयतन कितना होगा, दैट इज 22.4 लीटर। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरा एक मोल है यहाँ पे, तो 1 तो ये V इज इक्वल टू हो गया 22.4। तो इस तरीके से किसी भी गैस के एनटीपी और एसटीपी पर एक मोल द्वारा कवर्ड किया गया वॉल्यूम है, ऑक्यूपाई किया गया वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब देखो ये बहुत कुछ नहीं है, ये आपका जितना समझाया उसको एक सम अप किया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा मास है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस है। अभी मैंने बताया है कि मोल को अगर मुझे किसी भी मोल की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो ये कैसे होगा, उसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से इस तरीके से। और आपका मोल से हम मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला हो गया है मोलर मास ओवर 1 मोल। और अगर मास से मुझे मोल निकालना है तो ये क्या हो गया,
उसका मोल डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो इसी तरीके से ये हम पार्टिकल्स निकालेंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं। मोल से अगर मुझे पार्टिकल्स निकालने हैं तो पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द 1 मोल। तो इस तरीके से ये ओल्स आर द इंटर कन्वर्टेबल। तो ये इधर इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, जितनी भी 3 क्वांटिटीज़ हमने यूज़ की हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वन है, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि थी सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मासेस। ये आपको आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो ये सारे के सारे जो एटॉमिक नंबर हैं दैट शुड बी इन योर माइंड। सो इनको लर्न करो, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। एंड अगर आप लाइक करते हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।